Assalamu alaikum students. I hope you're fine. I welcome you to the lecture number 1 of our third week. Today we are going to start our new chapter, which is coordination and response. In the previous chapter, we studied about homeostasis, and in homeostasis, we studied about stimulus and response. And we very well know that this stimulus and response is brought about by our own central nervous system. This central nervous system is our correcting mechanism when we studied about negative feedback. So this central nervous system was working as a correcting mechanism. It was bringing everything back to normal. So here is our nervous system. When we talk about our nervous system, it means we are talking about the correcting mechanism. So our brain, टेक्निकली जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली ब्रेन की बात करते हैं. सो लेटर हम स्टडी करेंगे कि ब्रेन में साथ और क्या चीजें इन्वॉल्व हैं नर्वस सिस्टम में. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, तो टेक्निकली ये कि ब्रेन हमारी बॉडी के जितने भी सारे फंक्शंस हैं उनको किस तरह से मैनेज कर रहा है और कैसे मॉडरेट कर रहा है. जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड यू आर अ विकेट कीपर, वी ऑल नो दैट कि अगर हम फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो बॉलर अपनी बॉल हाथ से छोड़ता है एंड यू कैन से कि बहुत कम टाइम में वो बैट्समैन तक आती है एंड देन इट गोज टू कीपर और समवेयर एल्स. और अगर आप कीपर हैं तो आपको हर वक्त बैट्समैन से भी ज्यादा कीपर को बॉल के ऊपर नजर रखनी होती है, बिकॉज ही नोज दैट कि मे बी कि अगर बैट्समैन से कहीं बॉल फ्लिक करेगा तो मैं उसे कैच करूंगा. और लेट्स से कि अगर वो बॉल फ्लिक करता है बैट पर से एंड you have to dive to catch that ball, और वो जो within a fraction of second आप dive कर रहे हो, वो आपको कौन कह रहा है dive करने को? It is your central nervous system. So और बुक में एग्जांपल है हमारे पास बैडमिंटन की, और अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं, we know that कि हम बैडमिंटन के शटल स्टॉक को हम हर वक्त अपनी आईज उस पर रखते हैं एंड वी कंटिन्यूअसली सी दैट कि वो किधर मूव कर रहा है, और साइमल्टेनियसली हम साथ ये भी नोटिस कर रहे होते हैं कि जो हमारा ओपोनेंट है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और हम बड़ा इजीली जज कर लेते हैं कि ये हमारा ओपोनेंट वीक है या स्ट्रांग है, और हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे मूव करते हैं. अपनी नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं. अनदर थिंग कि जब हम बॉल को क्रिकेट में बॉल को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं या बैडमिंटन में शटल स्टॉक को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, इट इज बिकॉज कि आईज से हम वो मैसेज ब्रेन तक कॉन्टिन्यूसली भेज रहे होते हैं. हम वो सारी मूवमेंट्स हर चीज ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड ब्रेन असेस करता है खुद अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेन असेस करता है कि अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मोमेंट किस तरह की होनी चाहिए. सो जितने भी न्यू कीपर्स हैं, एज यू कैन सी पाकिस्तानी टीम के अंदर जितने भी न्यू कीपर्स हैं, दे यूज्ड टू लीव द बॉल, उनसे कैच नहीं होता. बट विद प्रैक्टिस, या अगर आप एक्सपीरियंस टीम्स को देखें तो उनसे एंड यूजुअली दे नेवर मिस द कैच. एंड डेफिनेटली दिस इज एन अमेजिंग फीट ऑफ कोऑर्डिनेशन. हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है बुक में, एंड ही इज सेइंग imagine you have to pick up a peanut using a pair of chopsticks. Write down all the things you think your nervous system would have to do in order to achieve this. Discuss your list with a classmate. It's so simple. Simply आपकी eyes ने उस peanut को देखा, that message has been gone has been sent to the central nervous system, or you can say it has been sent to the brain. Then brain assess करेगा कि मैंने उसको किस तरह से pick up करना है. So you can write down the sequence of events how this will be happening. Next thing, when it comes to the nervous system in mammals, what is sensitivity? Technically जब हम बात करें sensitivity की, usually हम कहते हैं कि भाई मेरी skin बहुत sensitive है. What does that mean? इसका मतलब है कि अगर skin पे dust पड़ जाएगी तो वहां पे रैश हो जाएगा. मीन्स कि स्किन या हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उसको रैश की फॉर्म में, या बॉडी ने उसके साथ एडजस्ट नहीं किया या बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है. इन बोथ केसेस हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है. यूजुअली जब हमें रैशेस हो जाते हैं तो हम कहते हैं जी हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है. दैट्स अ कॉमन टर्म. टेक्निकली हमारे पास जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, दिस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस. साइंटिफिकली यही है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिएक्ट टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, and this ability to respond to a stimulus is known as sensitivity or irritability. So technically हम अगर देखो गर्मियां हैं, एकदम से लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाएगा, फैन बंद हो जाएगा, विद इन 5 to 10 minutes स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी. दैट स्वेटिंग, क्या आपने अपनी मर्जी से कहा बॉडी को भाई 10 मिनट हो गए अब पसीना आ जाना चाहिए? नो, स्वेटिंग इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स के बाहर अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, और टेक्निकली बाहर भी नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है. सो बॉडी का टेम्परेचर को वापस 37 पे लेके आने के लिए
स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्वेटिंग इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या आता है कि बॉडी की हीट ज्यादा हो गई है. नाउ द रिस्पॉन्स इज यूजुअली अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म. अब डेफिनेटली अगर स्वेटिंग है तो वो भी बेनिफिशियल है, और वो मूवमेंट एक और भी हो सकती है. वो मूवमेंट इस तरह से कि अगर आप किसी हॉट सरफेस पे टच करते हो, इतनी हॉट कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तवे पे हाथ लगा देते हैं गर्म, तो एकदम से हाथ पीछे हो जाएगा, तो वो जो मूवमेंट है दैट मूवमेंट इज बेनिफिशियल. अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं दैट प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, डेफिनेटली वो लाइट की तरफ मूव करता है. एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स such as Euglena swim towards the light, and others such as housefly maggots move away from the light. देखें जितने भी green plants हैं, they move towards the light because they need light for photosynthesis. या Euglena है, this is also a photosynthetic microorganism. It is single celled. और जो plants हैं ये भी light की तरफ move करते हैं because उन्हें photosynthesis करना है to make their own food. And जो housefly maggots या आपने देखा होगा lizards वगैरह, ये सब light से away move करती हैं because they want to protect themselves. और ये उनका नर्वस सिस्टम ही उनको, टेक्निकली प्लांट्स में तो कोई खास नर्वस सिस्टम नहीं होता, दे हैव सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज के जो हमेशा सेम रहते हैं. लेकिन अगर हम बात करें मैगट्स और हाउसफ्लाई की, दे हैव नर्वस सिस्टम. आप हाउसफ्लाई को इजीली मार नहीं सकते बिकॉज उसे पता है कि मैंने किस वक्त उड़ जाना है. ओके, मैनी इनवर्टिब्रेट्स सच एज इंसेक्ट्स, इनवर्टिब्रेट्स वो जिनकी बैकबोन नहीं होती, दे डोंट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, such as insects and worms have a nervous system which control their activities and reactions to the surroundings. Technically जितने भी invertebrates हैं वो size उनका छोटा होता है और उनके अंदर भी एक nervous system है, एक correcting mechanism है जो कि उनकी different activities को, reactions को control कर रहा होता है. However, they do not have a well developed brain. Well developed brain जिस तरह हम सोचते हैं वो वैसे नहीं सोचते, but what do they think कि हमने किसी जगह से बचना कैसे है, फूड कैसे लेनी है, सोना कैसे है, ज्यादा देर तक जिंदा कैसे रहना है, and so on. Coming to the vertebrates, जिनकी backbone है, they have a vertebral column such as fish and humans. Not only have a nervous system but also a well-developed brain and highly specialized sense organs. अगर हम brain की बात कर रहे हैं, so definitely it is a well-developed brain जिसमें आप memory store कर सकते हैं, सोच सकते हैं, creative सोच सकते हैं. It all depends कि अगर कोई सोचना चाहे. And highly specialized sense organs when it comes to skin, so definitely we have highly specialized sense organs. Skins हैं, eye है, eyes हैं, हमारे different other organs हैं जो कि highly specialized हैं. Okay, these enable them to adjust rapidly to any changes in their environment. Yeah, the nervous system is a means by which quick coordination of various parts of the body can be carried out. Okay, many of the activities performed by the mammals are automatic or involuntary. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती. हर वो एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिस इज इनवॉलेंट्री, सो हम उसे इनवॉलेंट्री एक्शंस कहेंगे. सच एज हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है. पेरिस्टालसिस जो फूड की मूवमेंट है अलोंग इन आवर गट, उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं. हम खा तो सकते हैं, एक दफा स्वेलो कर लेंगे, उसके बाद आगे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, वी कैन नॉट कंट्रोल ब्रीदिंग. So all these things, हर वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, it is involuntary action. On the other hand, वो वाले एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है, हम जिनको voluntarily परफॉर्म कर सकते हैं, these are voluntary actions. और voluntary actions में there can be many other examples. So we shall now consider the nervous system in mammals and see how the various actions are controlled by it. Okay, when it comes to nervous system, हमारे पास nervous system की दो types हैं. हमने जब तक पहले तक पढ़ा था कि भाई सीएनएस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली अ करेक्टिंग मैकेनिज्म. सो उस करेक्टिंग मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं टेक्निकली. हमारे पास द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं, ये दोनों चीजें. दिस इज एक्चुअली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द करेक्टिंग मैकेनिज्म. और उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ हमारी नर्व्स आएंगी, जितना आपको रेड पोर्शन नजर आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो आगे आपको रेड लाइंस दिखती नजर आ रही हैं, और ये ब्रेन से जो निकलती नजर आ रही हैं, दीज आर क्रेनियल नर्व्स. ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी, दीज आर क्रेनियल नर्व्स. और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेंगी, स्पाइनल नर्व्स. नर्व एक्चुअली वो पाथवे है, यू कैन से कि वो रास्ता है या वो रोड है जिस पर मैसेजेस मूव करते हैं. लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे हाथ पे आपको कोई चीज प्रिक करती है, तो ये इन रेड लाइन से, इन नर्व्स से होता हुआ मैसेज आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड देन ब्रेन तक जाएगा, और आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई चीज प्रिक की है.
और अगर वो बहुत ज्यादा जोर से आपको चोट लगी है तो आपका हाथ पीछे की तरफ मूव किया जाएगा थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो टेक्निकली हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है सीएनएस और पीएनएस दोनों की. So again, central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system (PNS) consists of brain nerves, cranial nerves, and spinal nerves. Nerves again मैंने फिर बता दिया आपको पहले भी कि nerves वो pathway है, वो road है, वो रास्ता है जिस पर messages move कर रहे होते हैं और पूरी body से messages brain तक लाए जा रहे होते हैं और वापस लेके जाए जा रहे होते हैं and so on. Okay, the sense organs receive stimuli. We know stimuli क्या है? Is a message. जितने भी सेंस ऑर्गन है, लेट्स सपोज हम इसी की एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे फिंगर पे जो प्रिक हो रहा है ये स्किन है. सो स्किन इज अ सेंस ऑर्गन. ये यहाँ से स्टिमुलस लेता है कि भाई यहाँ से प्रिक हुआ, चोट लगी है. So the sense organs receive stimuli, so they are called receptors. In sense organs के अंदर skin is a sense organ और they have receptors, special receptors हैं उसके अंदर. अच्छा, इन receptors में touch receptor भी होते हैं, heat receptor होते हैं और प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं. जिससे हमने होम्योस्टैसिस में पढ़ा था, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, प्रेशर नर्व्स हैं उसके अंदर. अच्छा, दे कीप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द चेंजेस इन द सराउंडिंग. टेक्निकली अगर यहाँ पे आपको प्रिक नहीं भी कर रहा और आप नॉर्मली बैठे भी हुए हो और आप इवन अगर आप फैन के नीचे हो तो आप वो जो हवा फील कर रहे हो वो भी आपकी स्किन के अंदर वो जो रिसेप्टर्स थे वो उस मैसेज को कॉन्टिन्यूसली ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं कि ये हवा लग रही है, कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, मूव करने की जरूरत नहीं है. Okay, they do so by producing nervous messages called nerve impulses. अच्छा, होगा क्या? अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये नीडल प्रिक करती है यहाँ पे फिंगर के साथ, तो इस फिंगर पर जो रिसेप्टर्स हैं उन पर ये मैसेज आएगा. इस मैसेज को आगे नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. नर्व इम्पल्सेस क्या है? दीज आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी. तो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ये इन रेड लाइन से इन नर्व्स के अंदर से मूव करके यहाँ चले जाएगी एंड दिस हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह लो कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर ये काम हो रहा होता है. जस्ट टच दैट थिंग और आप एकदम से अपनी मर्जी के बगैर अपना हाथ पीछे कर लेते हैं कहीं भी अगर आपको चोट लग रही होती है. सो दीज इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय नर्व्स, दीज नर्व्स. ओके, a nerve impulse is transmitted with a fraction of a second. We know that. For instance, when a person touches your hand from behind, you feel it also almost immediately. In response to this stimulus, the central nervous system will send impulses to the muscles. The muscles will then carry out the required effect. For example, the muscles in the arm may contract and the hand is jerked away. Therefore, muscles are known as effectors. And nerves transmit or carry impulses from the receptor to the central nervous system and from there to effectors. Technically क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको प्रिक हुआ, यहाँ पे रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर से आगे वो जो मैसेज था वो कन्वर्ट हुआ इनटू नर्व इम्पल्सेस. वो नर्व इम्पल्सेस ये इन नर्व्स के थ्रू होते होते पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो जा रही है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड देन ब्रेन में. और फिर क्या होगा, ब्रेन आगे डिसाइड करेगा कि ये जो मैसेज था या जो आपको यहाँ पे फिंगर प्रिक हुई है ये हार्मफुल है, बॉडी के लिए नुकसानदेह है, खून निकल सकता है, चोट लग सकती है. सो यहाँ से मैसेज जाएगा आपके मसल्स में, वापस इधर नहीं आता. सो मसल्स की तरफ वो मैसेज जाएगा ताकि हाथ को पीछे मूव कर लिया जाए, वहां से अवे मूव किया जाए फ्रॉम द सोर्स ऑफ हर्ट. तो वो मसल्स इन दैट केस अफेक्टर्स हैं. हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल पढ़ी थी इंसुलिन की कि अगर हम बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर लेते हैं तो शुगर का रिलीज होना इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स, वो कोऑर्डिनेशन है. शुगर ज्यादा हो गई तो वो मैसेज गया सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर क्या किया, पैंक्रियाज तक मैसेज भेजा और पैंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज की. सो इन दैट केस पैंक्रियाज वाज द इफेक्टर. So this was today's lecture. I hope you understand that. Thank you so much. Have a good day. Allah Hafiz.